या कॉल्स के थ्रू, और हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के हर एक क्वेरीज का जहां तक एज फार एज पॉसिबल संभव हो सके हम लोग उसके जवाब दे सकें। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी क्वेरी आ गई जिसके ऊपर वीडियो तो बनता है और बनाना भी चाहिए, ऐसा हम लोगों को लगता है, और ये आप सभी को काफी कुछ नॉलेज दे जाएगा ये वीडियो। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट हम्बल ये होगी कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, समझें, और क्या कहना चाहता है इस वीडियो के बनाने के पीछे, क्या मेन मोटो है, ऑब्जेक्ट है, वो आपको पता चल पाएगा। ये वीडियो किसी जुडिशियल सर्विस के एग्जाम के पर्पज से नहीं बनाई जा रही, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाई जा रही, ये पब्लिक एट लार्ज पूरे भारत के नागरिकों को ध्यान में रख के बनाई जा रही, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को ध्यान में रख के बनाई जा रही है, चाहे वो भारत में रहते हो, चाहे भारत के बाहर रहते हो, कहीं भी रहते हो, बट उनको इसके बारे में जानना चाहिए। शायद आप में से बहुत से जो लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, जो लॉयर्स हैं, जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, उन सबको इन सब के बारे में पता होगा ऑफ कोर्स। चलिए खैर, वो बात की बात है, हम लोग यहाँ पे मुद्दे पर अपनी बात करते हैं। देखिए, शुरुआत यहाँ से होती है फ्रेंड्स के सीआरपीसी का एक सेक्शन है 154, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहां पर जिसका मार्जिनल नोट्स है वो कहता है इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। यानी सबको पता है कि अगर किसी को एफआईआर करना है तो वो 154 के अंदर एफआईआर होती है, बड़ी सीधी सी और बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जब पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, या पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो भी नहीं लेता है या एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है। उसके लिए प्रोविजन इसी में दिया गया है, 154 के सबसेक्शन 3 में भी दिया गया है। लेकिन एक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि जरा अगर हम लोग इस 154 को ध्यान से एक बार रीड करेंगे तो बहुत कुछ समझने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यानी सीआरपीसी बहुत स्पेसिफिक है और कहता है कि कॉग्निजेबल केसेस के मामले में ही इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। और इसका देखिए सब सेक्शन 1 कहा गया है, बस ज्यादा नहीं, बस एक ही लाइन से बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। सब सेक्शन 1 कहता है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉमा, वन मोर टाइम, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या बोल रहा है? एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन। सो एवरी इंफॉर्मेशन का मतलब कोई भी कैसा भी कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, लेकिन उस ऑफेंस का रिलेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ होना चाहिए। यानी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन का रिलेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ होना चाहिए। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन जिसका रिलेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ है तो उसके लिए कहा गया है कि वो ओरली दिया जाए, जैसे भी जो भी है, शैल बी रिड्यूस्ड टू इन राइटिंग, यानी कि वो कहा गया है कि वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन उसको रजिस्टर करेगा और उसके ऊपर एक्शन लेगा। ये सारी बातें हम लोगों को पता है। तो मेन मुद्दा क्या है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, पॉइंट ये है कि कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है और कोई बंदा या कोई पुरुष, कोई महिला अगर पुलिस स्टेशन जाता है या जाती है उस कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वहां पर पुलिस की ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है। पुलिस इज ड्यूटी बाउंड, स्टैट्यूटरी ड्यूटी है उसकी कि वो कॉग्निजेबल केस अगर दिखता है उसको, तो कॉग्निजेबल केस के मामले में यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में जो इंफॉर्मेशन मिली उसको रजिस्टर करे, उसके ऊपर एक्शन ले, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे। ये 154 बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहता है। लेकिन अब थोड़ा सिचुएशन थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि जो क्वेरी आई थी उसमें थोड़ा सा सिचुएशन अलग था। अब सिचुएशन ये है कि हमारे यहाँ 2013 में, इन द ईयर ऑफ 2013, यानी निर्भया रेप केस के बाद की बात हो रही है ऑलमोस्ट, 2013 में हमारे यहाँ अमेंडमेंट हुआ, 166 ए करके एक सेक्शन इंसर्ट किया गया जो कि आईपीसी के अंदर डाला गया, इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर इस सेक्शन को इंसर्ट कर दिया गया। आप यहां से देख पा रहे होंगे, और ये 3 फरवरी 2013 से इफेक्ट में है। अब ये 166 ए का 154 से क्या रिलेशन है वो भी मैं थोड़ा आपको शेयर करता हूँ। देखिए, 166 ए जो है 154 के साथ रिडविथ करना चाहिए। क्यों? अब देखिए यहां पर कहा गया 166 ए के अंदर कि कोई पब्लिक सर्वेंट
अगर डिसओबे करता है डायरेक्शन अंडर लॉ, लॉ के अंदर कोई डायरेक्शन दिया गया है और उसका पब्लिक सर्वेंट डिसओबे करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो पुलिस ऑफिसर इज ए पब्लिक सर्वेंट, सीआरपीसी इज ए लॉ। पुलिस ऑफिसर क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। और सीआरपीसी क्या है? लॉ है। तो सीआरपीसी की धारा 154 बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहती है कि एवरी ऑफेंस, सॉरी एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सीआरपीसी की सेक्शन 154 तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर कहता है कि हर एक इंफॉर्मेशन जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ा है उसको आपको रजिस्टर करना है। लेकिन ये लेजिस्लेचर को बड़े कायदे से पता है कि नहीं रजिस्टर किया तो क्या होगा? रजिस्टर नहीं ही होता है। तो अगर रजिस्टर नहीं होता है तो 166 ए का प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। लेकिन अगर आप ध्यान से 166 ए को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेजिस्लेचर कैसे, या सरकारें सरकारें मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअल किसी स्पेशल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकारें कैसे पब्लिक के साथ जोक कर जाती हैं, लॉलीपॉप पकड़ा देती हैं, वो आपको यहां समझ में आ जाएगा। ध्यान से जरा समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 166 ए को आप जब पढ़ेंगे एक बार, दो बार, तीन बार तो चीजें बड़ी क्रिस्टल क्लियर होंगी। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। 166 ए में कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट अगर लॉ के अंदर कोई डायरेक्शन दिया है, लॉ ने कोई डायरेक्शन दिया है और उसको डिसओबे करता है तो उस पब्लिक सर्वेंट को पनिश किया जाएगा रीगरस इम्प्रिजनमेंट के साथ, जिसका टर्म कम से कम 6 महीने, नॉट बी लेस देन 6 मंथ, यानी 6 महीने तो पक्का है, और जो अधिकतम 2 साल तक के लिए जा सकता है। इसका मतलब लेजिस्लेचर को बड़ा पहले से पता है, इस बात का नॉलेज है कि पब्लिक सर्वेंट जो है डायरेक्ट जो लॉ का डायरेक्शन है उसको डिसओबे करता है, ऑब्वियसली करता है। डायरेक्शन 154 का याद हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं डायरेक्ट आप लोगों का ध्यान सी पे दिखा रहा हूँ, बी पे और ए पे थी। यहाँ पर कहा गया है कि हु एवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट, अगर जानते हुए नोइंगली डिसओबे करता है किसी भी डायरेक्शन ऑफ लॉ को which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offense or any other matter। तो मैं इन लाइनों में ज्यादा नहीं उलझना चाहता, ना आप लोगों को उलझाना चाहता हूं। मुद्दे की बात सीधे सी पे आती है। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट बोलना चाहिए, सर्वेंट ही है तो पब्लिक सर्वेंट शब्द ही लिखा गया, तो इसलिए पब्लिक सर्वेंट बोलना सही रहेगा। सो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन जो 154(1) के तहत उसको रिकॉर्ड करना है और उसको रिकॉर्ड करने में वो फेल हो जाता है, इन रिलेशन टू कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 326 ए, 326 बी, 354, 354 बी, 370, 370 ए, 376, 376 ए, 376 ए बी, 376 बी, 376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी और 376 ई या 509। तो अगर आप इन सब सेक्शंस को थोड़ा सा आप अगर जाकर के सीआरपीसी से देखने की कोशिश करेंगे तो सीआरपीसी से आपको ये बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर कर जाएगा कि ये कौन कौन से सेक्शंस हैं। सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में आपको ये सारे सेक्शंस मिल जाते हैं। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल के तौर पर शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 370 एक सेक्शन आपको मैं शो कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखे होंगे 370 है, यहाँ पर 370 ए है, 354 है, 326 है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो वो सेक्शन है जो कि एक तरीके से हेनियस ऑफेंसेस की बात करते हैं, जिसमें कि कम से कम 7 साल की सजा होती है, मैक्सिमम तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फांसी तक की सजा का प्रावधान है। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट सी 370 का, या उससे भी छोटा थोड़ा अगर हम लोग ले लें, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लें। जस्ट सपोज एक सेक्शन है अपने पास 326 ए, 326 बी, 354। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए सेक्शन दिखा देता हूँ। 354, 326 ले लेते हैं। देखिए 326 ए बी। तो
अगर हम लोग थोड़े एग्जांपल के तौर पे ले लें कि 326A या 326B, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो, लेकिन यहां पर कहा गया है कि अगर 326 के अंदर कोई केस होता है, 326 के अंदर कोई ऑफेंस होता है, तो ये एक अपने आप में कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और इसका इंफॉर्मेशन देने के लिए कहां जाएंगे? पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस स्टेशन ने पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन के हैं वो नहीं रजिस्टर करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये सारे हीनियस ऑफेंसेज की लिस्ट है एक तरीके से, इसमें ऑलमोस्ट सारे हीनियस ऑफेंसेज की लिस्ट बनी हुई है। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी हीनियस ऑफेंस के इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट को नहीं लिखता है, रजिस्टर नहीं करता है, तो उसको कितना सजा मिल सकता है? उसको सजा मिल सकता है सिर्फ 6 महीने, सिर्फ 6 महीने का रीगरस इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 2 साल। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को शेयर करता हूं, आप लोग सब जानते भी होंगे और जो नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए शेयर करता हूं। अगर कोई भी अपराध, जैसे हम लोग यहां पर 166A को ले लेते हैं, जरा सामने से आप लोगों के लिए शो कर देता हूं 166A। तो ये जो 166A जो एक ऑफेंस जो हम लोगों का आईपीसी के अंदर दिख रहा है कि डिसओबे करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? देखिए 166A जो ऑफेंस है वो अपने आप में कॉग्निजेबल तो है, यानी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी। मजेदार क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट मान लो थोड़ी देर के लिए एक पुलिस ऑफिसर है, उसने रजिस्टर करने से मना कर दी एफआईआर या नहीं किया रजिस्टर, तो उसको अरेस्ट करेगा एक पुलिस वाला ही, और अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट की, किया जा सकता है, नो डाउट। लेकिन अरेस्ट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि दिस इज ए बेलेबल वन, तो बेल तो मिलना तय है, दिस इज ए बेलेबल वन, सो बेल इज देयर, बेल उसका राइट हो जाएगा, सो बेल इज देयर, बेलेबल ऑफेंस। तो एक हीनियस ऑफेंसेज की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी गई है 166A के अंदर, और अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट उसकी रिपोर्टिंग नहीं लिखता है, उसको रजिस्टर नहीं करता है, तो भी उसके लिए कोई बहुत बड़ा दंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीना, मैक्सिमम तो मैक्सिमम 2 साल। अरेस्ट हो गए तो भी बेल तो लिखा हुआ है, बेल इज देयर, बेल का प्रोविजन है। चलिए एकदम वर्स्ट सर्कमस्टांसेज ले लेते हैं, सबसे खराब सर्कमस्टांसेज ले लेते हैं। सबसे खराब सर्कमस्टांसेज का मतलब ये हो गया कि हाँ बंदा अरेस्ट भी हो गया और बेल पर है, चलिए ठीक है, ट्रायल चला, सब कुछ हो गया, लेकिन ट्रायल चलने के बाद भी कभी भी वो एक दिन के लिए जेल जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? कि जब उसका ट्रायल, जब इस मामले का ट्रायल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहां से चल चुका, ट्रायल कंप्लीट हो गई, उसका अपील जो है आगे की कोर्ट में मूव होगा। अगर उसकी अपील जाती है और अपील में बहुत सीधा सा प्रोविजन एप्लीकेबल है 389, सो 389 सीआरपीसी की 389 जो धारा है, 389 जो सीआरपीसी है उसका सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3 का क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 ये अपने आप ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 389 का सबसेक्शन 3 जो है और उसका क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन बेल पर है, इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, अगर कोई पर्सन बेल पर पहले से है और उस अपराध के लिए बेल पर है जिसकी सजा 3 साल से कम है, तो यहां पर सजा कितने दिन के लिए है? सिर्फ 2 सालों के लिए। और नंबर 2 सब क्लॉज 2, जहां पर कोई पर्सन ऐसा है जो कि कन्विक्टेड हुआ है किसी बेलेबल ऑफेंस में, तो 166A क्या है? बेलेबल ऑफेंस है, और वो पहले से बेल पर है, तो बेलेबल है तो बेल पर रहेगा, बेल इज द राइट। तो इन मामलों में क्या होगा? इन मामलों में जो कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट जो है, वो ऑर्डर देगी कि कन्विक्टेड पर्सन को रिलीज कर दिया जाए बेल पर, यानी कि वो बंदा फिर से
कभी भी जेल नहीं जा पाएगा जब तक कि अपील की सुनवाई खत्म नहीं होती है। और आपको पता ही है कि हमारे यहाँ केसेज की रफ्तार क्या है, डिस्पोजल ऑफ केसेज की रफ्तार क्या है, कितने नंबर ऑफ केसेज पेंडिंग है। तो उस कंडीशन में अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जाता है एफआईआर लिखवाने के लिए और उसका एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है, और अगर 166A के अंदर वो केस को फॉल कराना भी चाहता है, तो डायरेक्टली जस्टिस है या इनजस्टिस है वो आप डिसाइड कर पाएंगे यहाँ पर, कि जिसने मना कर दिया लिखने से या जिसने रजिस्टर नहीं करी होगी, नो डाउट देयर इज अदर रेमेडी, एक सिविल कोर्ट में जाएंगे, कंप्लेंट केस फाइल करेंगे, वो सारी रेमेडीज अवेलेबल हैं, नो डाउट, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। लेकिन जो 166A का प्रोविजन है उसकी बात करें तो उसमें उसके लिए कुछ भी नहीं हाथ में आता है, सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो हमें, चूंकि वो बेलेबल है तो हमेशा वो बेल पर ही रह जाएगा, बेल पर ही दिखेगा वो, और 2 साल की सजा कोई बहुत बड़ी सजा नहीं हो पाती है। तो कुल मिलाकर के नट शेल में बात ये निकल के आती है कि 166A आईपीसी इंडियन पीनल कोड को 2013 में अमेंडमेंट करके इंसर्ट तो कर दिया गया, लेकिन इसको साथ के साथ बेलेबल बना दिया गया, और इसमें जो दंड का प्रावधान है, जो दंड का प्रोविजन है, वो इतना हल्का रखा गया है कि कोई अगर अपराध कर भी दे तो उसको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि इसमें जो ऑफेंस बनता है 166A का, वो सीआरपीसी का शेड्यूल फर्स्ट कहता है कि ये अवेलेबल हो जाएगा, और जब कोई ऑफेंस अवेलेबल हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो हमेशा ऑलमोस्ट बेल पर ही रहेगा। अगर कन्विक्शन हो गई तो फिर अपील में चले जाएंगे, अपील पेंडिंग रहती है इतने साल, तब तक तो भाई पूरी कहानी इधर से उधर हो जानी है। तो ये बात कल एक क्वेरी आई थी, उसी क्वेरी के जवाब के ऊपर मैं आप सबके लिए शेयर कर रहा हूं। अगर सही लगे तो बिल्कुल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, इसमें हम लोगों ने किस टॉपिक पर बात करी है, किस पॉइंट को हम लोगों ने रखा है सामने। सो थैंक्स एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल।